नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर अशोक शर्मा है, वायरल डॉक्टर अशोक शर्मा, जो रील बनाते हैं, जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। अमूमन डॉक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स ने लूट मार मचा रखी है, डॉक्टर्स अब डॉक्टर रहे नहीं। डॉक्टर वो नहीं रहे जिनको भगवान कहा जाए, क्योंकि डॉक्टर्स को अक्सर भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अशोक शर्मा जी के बारे में और अशोक शर्मा जी के बारे में अगर रिसर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लोग इन्हें भगवान की उपाधि देते हैं। और जब इनको एपीओ किया गया, एपीओ किया भी गया या नहीं किया गया वो भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन जब इनके खिलाफ कुछ ऐसा एक ऑर्डर आया, कागज आया, तो लोग इनको पकड़ पकड़ के रोने लगे। एक डॉक्टर के लिए ऐसी दीवानगी हमने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन डॉक्टर अशोक शर्मा ने वो कर दिखाया। वो कैसे कर दिखाया, क्यों लोग इतने दीवाने हैं और क्यों लोग इनको जाने नहीं दे रहे थे, तमाम मुद्दों पर, तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। शुरुआत शुरू से करते हैं सर, क्योंकि अभी वाले अशोक शर्मा जी को तो सब जानते ही हैं लगभग रील्स के थ्रू, लेकिन हम उस अशोक शर्मा को जानना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे है, जिसे कोई जानता नहीं है। देखो, मैं क्या शुरू से ही डफर स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ, बचपन से ही मैं डफर स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट नहीं था। क्योंकि लोग बाग आजकल नहीं, नर्सरी से नंबर देखने लग जाते हैं। पहली क्लास में मेरा बच्चे ने टॉप किया, सेकंड में टॉप किया, तो आप समझिए 5th क्लास में तो मैं फेल हो गया। फेल हो गए थे आप? हाँ, फेल हो गया। 5th क्लास में मैं फेल हो गया। फिर 6th में अच्छे नंबर आए, थोड़ा अच्छे स्कूल में एडमिशन मेरे फादर ने इधर उधर से पहचान करके कराया। और मतलब लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मेरे फादर ने, जब मैं पैदा हुआ था तब झोंपड़ी में पैदा हुआ था। मतलब मेरी माँ मेरे को बताती है कि बेटा, जब बारिश बरसती थी तो मेरी माँ मुझे ले लेके एक कोने से दूसरे कोने जाती थी। मैं जाती थी। फिर बचपन में मेरे आंखों के सामने मेरी बड़ी बहन छत से गिर के मर गई। मैं भी उस खेल में शामिल था। खेल खेलते 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 उसने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और मैं बैठा हुआ था, मुझे खिला नहीं रहे थे। सब बच्चे छत पे खेल रहे थे। 3 मंजिल का मकान था मेरे नाना का। तो वो मेरे सामने ही जा रही थी, दीवार के पास गई और वो सबको ढूंढ रही थी। आंख पे पट्टी बांध के खेलते ना, और 3 मंजिल से नीचे गिर के वो उसकी डेथ हो गई, मेरी बड़ी बहन की। 5th क्लास के आसपास ही, मतलब जो जब मैं फेल हुआ, मैं 4th में होऊंगा शायद और वो 5th में थी, ऐसा था। तो मेरे पिताजी ने तब से सोच लिया था इसको मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है। फिर जब पक्का मकान बना तो बाहर का कमरा इस हिसाब से बनाया, तो आगे एक पत्थर की बेंच लगी हुई थी। तो मैं जब समझने लगा 7th 8th क्लास में, समझदार थोड़ा समझने लगा, तो मैं मेरे पापा से पूछा, पापा ये पत्थर की बेंच इस तरह से क्यों लगा रखी है? तो मेरे फादर बोलते कि तू इस कमरे में मरीज देखेगा और मतलब इस कमरे में बैठ के, और यहाँ पे सामने इस पत्थर की बेंच पे मरीज बैठेंगे। अच्छा, इतना विजन नहीं था। हाँ, और मैं इधर में डफर स्टूडेंट, मेरे दिमाग में ये चलता रहा, यार मेरे फादर ये सोच रहे हैं और मैं डफर स्टूडेंट। तो फिर पलटी खाई समय ने। और फिर 10th, जब मेरे को राजस्थान बोर्ड में 10th में ही मेरे को सबसे अच्छे नंबर की ज़रूरत होती है, और जब मेरे सबसे अच्छे नंबर आए, मैं मतलब बहुत अच्छे मेरिट में था उस समय पे। 10th 11th बोर्ड होता था, राजस्थान बोर्ड, दोनों में ही मैंने बहुत अच्छा क्लिक किया। और फिर कोटा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की और पीएमटी में सेलेक्ट हुआ मैं। तो इस बीच कुछ और भी सपना था? क्योंकि फोटोज देख रहा हूँ मैं अमरीश पुरी साहब के साथ, कुछ एक्टर्स के साथ, शोले की कास्ट के साथ, कुछ ऐसा नहीं। इसके बीच में सपना तो सारे मेडिकल कॉलेज में आके, तो फिर हमने पढ़ाई 1 साल ही की। हमारे पिताजी ने हमसे बाद में 10th में अच्छे नंबर आए तो पिताजी ने बोला तेरे को लूना दिलाऊंगा, अभी और पढ़ाई कर ले। 11th की भी बोर्ड होता था, तो नहीं दिलाया। मैं पास हो गया, अच्छे नंबर आ गए, नहीं दिलाया। 11th में वापस अच्छे नंबर आए तो पिताजी ने कहा 11th में तू अच्छे नंबर लाएगा या मेडिकल में तेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो तेरे को है ना, मैं बजाज स्कूटर लेके तेरे को उदयपुर भेजूंगा। अच्छा। बजाज स्कूटर चलाना, तू बहुत फेमस होता था उस समय बजाज स्कूटर। तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया सर पीएमटी में, और रोडवेज की बसें चलती थी। तो मैं चला, मैंने कहा फादर शायद स्कूटर वहीं पहुंचाएंगे डायरेक्ट। तो मैं क्या, रोडवेज की बस में मेरे फादर कुछ कंडक्टर से बात कर रहे और कुछ चीज छत पे चढ़वा रहे थे। छत पे चढ़वा रहे थे मेरे मैंने कहा कुछ सामान चढ़ा रहे हैं।
तो मैं पीछे सीट पे से उतर के, मेरी सीट पे, रोडेज की सीट पे से उतर के पीछे गया। मैंने कहा पापा क्या कर रहे हो? कि तेरे लिए साइकिल चढ़वा रहा हूँ। तो डंडे वाली जो साइकिल होती है ना, पुरानी, वो भी कहीं से लाए थे, उसको ऊपर चढ़ा रहे थे। अब आप सोचो, मेडिकल कॉलेज में डंडे वाली साइकिल लेके कैसे जाऊं? किराए के मकान में रहता था, तो साइकिल को टीबी क्लिनिक के उधर पीछे वाला रास्ता है, उसके छुपा देता था वहां पे। शर्म आती, फिर पैदल पैदल कॉलेज आता था। पर मेरे पिताजी ने मेरे को बचाने का सब सही साधन किया, लेकिन फिर भी मैं मेडिकल कॉलेज में आके मतलब मैंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की और मैं बिगड़ गया। मतलब नशा पता नहीं किया, लेकिन मैं, फिर मेरी माँ ने मेरे से बोला था वहां से निकलने से पहले, मेरे को बहुत, मेरी माँ ने बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी माँ ने मेरे को बोला था कि देख, कोई नशा नहीं करना, मांस मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना। यदि मेरी माँ बोलती कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, ऐसा वादा मेरी माँ ने मेरे से नहीं लिया था। तो मैं थोड़ा बिगड़ गया यहाँ के। अब स्कूटर दिला देते तो मेरा हाल क्या होता, सोचो सही। और ज्यादा बिगड़ते। माँ बापों को इतना कंट्रोल रखना चाहिए अपने बच्चों पे, रखना चाहिए। मेरे फादर ने मेरे पे जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई ना, सच कह रहा हूँ, मैं उसी की वजह से सब कुछ हूँ। मेरे फादर स्कूल में जाके बोलते थे थोड़ा इसको कंट्रोल में रखना और सूतते रहना। हाँ, कुछ गलत हरकत करे तो सूतते रहना, इसका ध्यान रखना। इतनी फ्री हैंड दिया हुआ था टीचर्स को। ऐसा थोड़ी कि मेरे हाथ लगा दिया और मेरे लड़के के क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मेरे लड़के का कान क्यों खींचा। हमारे तो कान खींच खींच के लंबे हो रहे हैं, इतने खींचे कान। अब तो बच्चे भी इतने निडर हो गए कि खुद टीचर्स के सामने चले जाते हैं या उनसे बहसबाजी करने नहीं, लग जाते हैं। हम देखिए कुछ भी किया, चाहे मेडिकल कॉलेज में भी रहे, हमारे पे बहुत उस समय पुलिस केस होते थे और बहुत इधर उधर काम धंधे करते थे। क्या काम करते थे आप? सब तरह से, मतलब हर चीज हमारे फ्री में मिल जाती थी, ऐसा काम हो जाता था। हाँ, मतलब डॉन टाइप छवि बना ली थी क्या? हाँ, रैगिंग वगैरह? हाँ, वो किसी नहीं, रैगिंग नहीं लेता था, रैगिंग से तो बचाता था, लेकिन मेरा खूब, अब वो क्या इतिहास है, मतलब आरएनटी मेडिकल कॉलेज का इतिहास है वो कि किससे सुना दो अपने, तो ये जो हाँ, मैं आपसे एक छोटा सा कहता हूँ, मेरे को जो गाना पसंद आ जाता था ना सिनेमा थिएटर में, उस गाने को मैं दोबारा चलवाता था। अच्छा, मतलब इतनी दादागिरी थी। चटक सिनेमा में मेरे को गाना पसंद आ गया और मेरे को पता था इतनी बजे इतने मिनट पे वो गाना आता है, तो मैं चाहता था और उस गाने को देखता था। यदि वो निकल गया तो वो गाना दोबारा लगता था। 1 2 3 4 5 6 7 तेजाब का गाना नहीं है, हाँ, साजन का गाना। और कई बार तो ऐसा होता था, चलाते नहीं थे तो फिर मैं स्क्रीन पे, पिक्चर मेरी छाती पे होती थी, मैं स्क्रीन पे खड़ा होता था, तो प्रोजेक्टर वाले को पता लग जाता था कि यार अशोक बोस खड़े, रोको पिक्चर, रोको पिक्चर रोको। ऐसा टाइम था, ऐसा टाइम था। और पुलिस का और मेरा तो उसका समय का साथ है, इसलिए तो मैं डरता नहीं हूँ। जेल भी जाना पड़ा इस दौरान? हाँ, एक बार जेल जाके आया। किस चक्कर में? वो मैं नहीं बताऊंगा, पर जेल जाके आया, 6-7 दिन जेल रह के आया। और मतलब कहाँ कहीं मेरा संबंध, मतलब कहीं होने वाला था, कोई संबंध होने वाला था और कोई आई हुई थी, तो मुझे क्या पता, किसी ने कहा भाई जहाँ तेरे वो उसकी मम्मी आई हुई है, तो अपन तो छूट के आए थे। तो उनका कहाँ थे, 3 दिन हो गए मेरे को आए हुए, तुम कहाँ थे? मैंने कहा मैं तो जेल था। मैं इतना बोला था, मेरे को ये भी पता नहीं कि कहाँ क्या बोलना है, मैं तो जेल से आया हूँ। तो वो सारा काम बिगड़ गया उसके बाद। फिर नहीं रहा वो संबंध? वो संबंध बहुत मुश्किल हुआ उसमें, वो क्या नहीं बता नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो गई। अच्छा, मुश्किल हो गई। मुश्किल होगी, सबको आसान था, जो बहुत मुश्किल बन गया उस जेल जाने की बात बताने से। चलिए, कॉलेज का टाइम बीता और फिर आप डॉक्टर बने, वो शुरुआती फेज कैसा था? हाँ, बहुत खुशियाँ थी, पूरे मोहल्ले में मैं ही डॉक्टर बना था, पूरे परिवार में मैं ही पहला डॉक्टर बना था। पूरे देशी तरीके से जो मोहल्ले होते हैं ना, उन मोहल्ले में से एक ही लड़का डॉक्टर निकला था। तो कई जनों को इंस्पिरेशन मिला उसके बाद, मेरे मोहल्ले में कई जनों को इंस्पिरेशन मिला और जिम्मेदारियां थी परिवार की। कैसी सोच थी उस टाइम अशोक शर्मा जी की कि पैसा कमाना है? पैसा कमाना है, हाँ, पैसा कमाने की सोच थी, स्टूडेंट लाइफ से ही पैसा कमाना। तो पढ़ रहा था तभी से ऐसी सोच डेवलप हो गई थी, नहीं पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। अच्छा। ऐश करना है, पैसा कमाना है। पढ़ता था जब भी पैसा कमाने लग गया था, पढ़ता था जब भी। उस टाइम कैसे कमाते? जब लड़के लड़कियों के साथ में घूमते हैं ना, तब तो मैं पैसा कमा रहा था। अब कैसे कमाता था ये मत बोलो मेरे को, तब पैसा कमाता था। आप देखिए ना, केसी बोकड़िया, मैं पढ़ रहा हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, केसी बोकड़िया के साथ। सर, मैंने उस समय संसद नापी हुई है, आप क्या बात करते हो? मैंने शिवराज पाटिल लोकसभा अध्यक्ष थे, उनकी पर्ची पास था मेरे पास। मैं संसद के सेंट्रल भवन से लेके इधर से उधर घूमता था उस समय, मेडिकल स्टूडेंट होके, मैं स्टूडेंट लाइफ में। चलिए, पैसे कमाने का शौक था, पैसे का भूत में। हाँ, भयंकर वो चीज, मतलब लोगों के जीवन में यही मोड़ नहीं आ पाता है
वो मोड़ कैसा है, वो परिवर्तन कैसे देखो मैंने जो भी चीज की ना पूरी तन्मयता से की, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे करी जो भी करना हाँ, जो भी करा था पूरी तन्मयता से किया। हाँ। फिर अब ये जो लास्ट अंतिम पड़ाव आया ना भगवान से मिलन का, तो ये भी पूरी तन्मयता से करना है और भगवान से बिल्कुल मिलना है, और भगवान माफ करता है। तो मैंने वही बात होगी कि सो चूहे खा के बिल्ली हाँ आप कुछ भी कह लो, देखो वाल्मीकि जी ने भी तो रामायण लिखी थी ना, रामायण लिखी ना, रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने लिखी ना, और कहते थे कामी है वो, स्त्री के प्रति इतना मोह है, लिखी ना। तो भगवान माफ करता है, भगवान माफ करता है। तो किसी चीज का पश्चाताप तो नहीं कर रहे हैं? नहीं पश्चाताप है वाकई पश्चाताप बहुत है। पश्चाताप अपने जीवन के 40 साल लगभग गलत कामों में बिताए, इसका पश्चाताप तो है ना। क्यों पश्चाताप भी होगा? आत्मग्लानि होती है कई बार, जबरदस्ती की तोड़फोड़ करते थे, इधर से उधर दुकानों पे इधर उधर से काम फालतू के काम करते थे, पश्चाताप तो है। बाबा रामदेव से क्या दुश्मनी है आपको? बाबा रामदेव देखिए मैं हर चीज ऑथेंटिक बोलता हूँ। मैं बाबा रामदेव का बहुत जबरदस्त फैन था। अच्छा। आपको मैं स्टोरी बताऊं, मेरे मजाक नहीं होता है। ये जो आज बोलते हैं ना बाबा रामदेव की दुश्मनी है, अरे सर मैंने उनके साथ कई साल बर्बाद किए उनके चक्कर में। अच्छा। भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ा मैं भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ा। मैं जब बाबा रामदेव को, मैं हिमाचल प्रदेश में यात्रा पे था, जब बाबा रामदेव महिला के कपड़े पहन के भागे थे स्टेज से, तो मैं टीवी पे देख के हिमाचल में रोने लग गया। डलहौजी के अंदर था मैं, और मैं रोने लग गया, और मैंने वहीं से गाड़ी दौड़ाई और मैं उदयपुर आया। और उदयपुर आके मैं सरकारी नौकरी में होने के बावजूद मैं कलेक्ट्री के सामने जो धरना लगा था बाबा रामदेव के समर्थन में, उसमें मौजूद था। एक डॉक्टर जितेंद्र बंजारा जो भी रिटायर हो गए, वो गवाह हैं, वो भी साथ में थे, वो गवाह हैं। पूछना, मैंने साइन किए थे सरकारी नौकरी में होने के बावजूद, कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैंने साइन करके कागज कलेक्टर को दिया था। बाबा रामदेव का मैं फैन था। लेकिन उन्होंने जो जो वादे किए थे सत्ता में आने के बाद बिल्कुल पलटी मार दी, बिल्कुल पलटी मार दी। जो जो हमसे वादे किए गए थे, टैक्स फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, पेट्रोल इतना सस्ता हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, बिल्कुल पलटी मार दी। इवन भारत स्वाभिमान आंदोलन ही खत्म कर दिया, और वो तो बिजनेसमैन बन गए। तो क्या लगता है बिजनेस डील थी वो एक बिजनेस डील थी, फेमस होना था और इस तरह से धंधा जमाना था अपना। तो अब मजाक भी उड़ाते कभी कभी आपके, ये नाखून घिस गए मेरे। मैं 5 साल पागल बना ना। नाखून घिसे आपने भी? मैंने भी खूब घिसे हैं, तो मैं उनसे थोड़ी काले हुए हैं ये। तो बाबा राम तो डाई करते हैं क्या? वो तो डाई करते हैं 100%। चैलेंज है ना, बालों का टेस्ट करा लो ना, चैलेंज है ना, ओपन है, केस कर दो ना मेरे पे। अच्छा, केस करो, उनकी दाढ़ी के बाल और मेरे सफेद बाल, इनके सिर के बालों का, दोनों का चेक करा लो, कौन डाई करता है पता लग जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ ना। कब से आप इस पेशे में हैं, कब से सेवाएं दे रहे हैं लोगों को? नहीं देखो, सेवाएं देने का तो आप जैसे जिसको जो नौकरी ज्वाइन करता है ना, तो उसको अपन सेवाएं देने में नहीं कह सकते हैं। चलिए, वो तो क्या है कि हाँ फॉर्मेलिटी करता है। शुरू में नौकरी कर रहा था, मैं भी जैसे नॉर्मल डॉक्टर होते हैं वैसे ही नौकरी पे जाना और वापस आना, तनख्वाह उठाना। ठीक है। लेकिन भावना जागृत हुई गौ सेवा करने के बाद में। अच्छा। हाँ, गौ सेवा करने के बाद में, संतों के साथ में रहने के बाद में भावना जागृत हुई कि यार अब अपने लिए कुछ नहीं करना, औरों के लिए ही करना है। और ये भावना कब जागृत हुई? जागृत हुई होगी लगभग 17-18 साल पहले। अच्छा, उससे पहले आप? बाकी यही अशोक शर्मा था, जिसके पास 2 मरीज नहीं आते थे। अच्छा। हाँ, मैं दिन भर बैठता था, यही बड़गांव था। 5 मरीज दिन में नहीं आते थे। लेकिन जब भावना जागृत हुई और अपने अंदर की शुद्धि आई, तो सब कुछ दिखने लग गया। इन मरीजों के अंदर ही भगवान दिखने लग गए। और डेली सोच के जाता हूँ कि भगवान आज लाइन में कहीं ना कहीं किसी रूप में दर्शन देंगे। पता नहीं किस रूप में नारायण। हाँ, आते हैं, मजा आ जाता है उस समय। तो पहले आपका भी वही सोचना था कि बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर बनाना है? वैसा का वैसे सोचना था, वैसा का वैसे सोचना था। और वही सब दंत फंत जिंदगी में थे। लेकिन सब संतों की कृपा हुई और गौमाता की कृपा हुई, जो विवेक जागृत हो गया, उसके बाद ही परिवर्तन आया है। अच्छा, एक किस्सा हमने बीच में ये भी सुना कि आपने एक बार पहले भी रिजाइन दे दिया अपनी मर्जी से और किसान आंदोलन में जुड़ गए थे। हाँ, मैं क्या कहीं बैठ के भक्तमाल पढ़ रहा था। भक्तमाल ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म का। तो गुरु नानक जी का चरित्र चल रहा था उसमें। गुरु नानक जी के चरित्र को पढ़ रहा था और इधर किसान आंदोलन चल रहा था। तो मैंने सोचा गुरु नानक ने सेवा का भाव सिखाया, तो हमें 2-3 दिन जाके दवाइयाँ, 1-2 लाख रुपए की दवाइयाँ उस समय इकट्ठी की मैंने। अच्छा। मेरे पैसे से। और सरकार से, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इनसे मैंने परमिशन मांगे, मैं किसान आंदोलन में जाके दवाई वितरित करके आ जाता हूँ, क्योंकि किसान सर्दी का टाइम में बैठे हुए हैं, तो निमोनिया वगैरह कुछ बीमारियाँ होगी। ठीक है। तो सरकार ने मना कर दिया। लेकिन जब ऊपर वाले का आदेश था, भक्तमाल का आदेश था, तो हम तो इस्तीफा देके रवाना हो गए। और फिर जब 5 दिन के बदले फिर हमने कहा अब जिंदगी यहीं बितानी, आंदोलन खत्म होगा जब तक यहीं रहना है। तो वहीं रहे आंदोलन के खत्म होने तक। एक ही कार में सोते थे, उसी में रहते थे। कहीं सड़क के, कहीं टॉयलेट करने जाते, कहाँ नहाते। 15-15 दिन में नहाया।
तो डर नहीं लगा इस बीच कि भाई ना, तनख्वाह रुक जाएगी, नौकरी चली जाएगी, तनख्वाह तो रुक जीवन गई, कैसे चलेगा? तनख्वाह तो रुक गई थी, नौकरी चली गई थी। हाँ, फिर वापस सरकार को लेना पड़ा मेरे को। तय अगर बाई चांस नहीं लेते तो कैसे जीवन यापन करते? नहीं, मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है, वास्तव में मेरी आवश्यकताएं बहुत कम है। हाँ। आवश्यकताएं बहुत कम है। मैं सड़क पे चल सकता हूँ, पैदल रह सकता हूँ, खाने में मेरे को बहुत कम चीज़ें, नशा में कोई करता नहीं हूँ। मतलब दिन भर का खर्चा 50 रुपये भी नहीं है मेरा। अच्छा। हाँ, 50 रुपये भी मेरा दिन भर का खर्चा नहीं है। और अब तो इंस्टाग्राम की वजह से लोग बाग कपड़े दे देते हैं बहुत। पहले तो कुर्ते पजामे पहनता था। गिफ्ट भी बड़े आते हैं आपको, मैंने देखा। हाँ, बहुत गिफ्ट देते हैं मेरे को, डेली गिफ्ट देते हैं। कोई कपड़ा, कोई क्या, कोई पैंट, कोई लोवर, कोई क्या, सब्जियां वगैरह भी बहुत हाँ, आती हैं। सब्जियां सब और सारी मैंने सुना कि उन्हीं की खाता हूँ मैं तो। आप कहीं से खरीद कर भी नहीं लाते? ऐसा सुना? नहीं, उन्हीं की खाता हूँ, उन्हीं की खाता हूँ। अच्छा, उन्हीं से उन्हीं की खाता हूँ, उन्हीं की पहनता हूँ मैं तो। उन्हीं का ओढ़ता हूँ, अभी कंबल भी उन्हीं का ओढ़ रहा हूँ। अच्छा, कंबल भी उन्हीं का ओढ़ रहे हैं, कपड़े भी दे देते हैं? हाँ। इतना प्रेम क्यों? इतना प्रेम है। नहीं, वो क्या वजह रही कि इतना झुकाव आज के टाइम में? मेरी बात सुनो, मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। लोग भगवान भगवान कहते हैं। हाँ। अरे यार, मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान बनना पे ही लोग बाग इतना समझने लगते हैं। आप एक सच्चे इंसान बन जाओ केवल, बस उसका प्रयास कर रहा हूँ मैं। भगवान बनने की कोशिश नहीं कर, इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ जो हर डॉक्टर को करना चाहिए। जो नॉर्मल काम करने को इतना बड़ा समझ रहे हैं लोग, तो आप सोचिए कितनी गंदगी फैल चुकी है। क्योंकि कोई और कर नहीं पा रहा ना, नॉर्मल काम कोई कर नहीं पा रहा। वहाँ पर जैसे आप जो काम कर रहे हैं वही काम होता है डॉक्टर का। हाँ। लेकिन डॉक्टर ने इसे पेशा बना दिया है। तो लोगों का विश्वास टूटा है शायद, इसीलिए मेरे मन में अभी भी आता है कि यार आज का दिन है, आज कर लो, फिर अपन रिटायर हो जाएंगे, तब ये मौका नहीं मिलेगा। फिर ये पेन हाथ में नहीं रहेगा, हाथ में पट्टे बांधता हूँ, क्योंकि लिखते लिखते 400-500 मरीज हाथ में दर्द होता है। लिखता रहता हूँ क्योंकि हर दिन ये सोच के जाता हूँ आज के ये दिन दोबारा नहीं आना, सब कुछ लुटा दूँ उनके लिए, चलिए, ये दिन दोबारा नहीं आना है। लोगों के साथ बैठ रहे थे, उठ रहे थे, काम कर रहे थे। कभी ऐसा विचार आया था बीच में कि जब ये ऑर्डर नहीं आया उससे पहले, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? ना, ये तो रोज आता है। रोज आता है? हाँ, ये डर लगा रहता है? डर नहीं लगा रहता है, मेरे को पता है ऐसा होता है, क्योंकि लोगों के अहंकार पे डेली चोट करता हूँ। ठीक है। बहुत ऐसे मैं बहुत कड़क हूँ, बहुत डिसिप्लिन के मामले में बहुत कड़क हूँ। लाइन में लगाता हूँ सारी जाति, सारे धर्म एक ही लाइन में, खुशबू एक ही लाइन में, बदबू एक लाइन में, लिपस्टिक वाली, बिना लिपस्टिक वाली, सब एक लाइन में, सब एक लाइन में। वीआईपी कल्चर नहीं है? वीआईपी कल्चर है किसके लिए? मानसिक रोगी है जो कुछ समझता नहीं है, यदि वो आ गया तो मैं उसके लिए दौड़ जाऊंगा। और जिसके मुंह में जबान नहीं है, कोई ऐसा वृद्ध दिख गया तो मैं कैमरे में देख लेता हूँ, उसको उठा के ला। अच्छा। तो उसको ले, हाँ, वो मेरे लिए वीआईपी। सारी मॉनिटरिंग करते हैं आप? सारी मॉनिटरिंग, मेरी चारों तरफ निगाह रहती है, 10 तरफ देखता हूँ मैं एक साथ। मेरे चारों तरफ जिसके साथ कोई नहीं है, और बिल्कुल जिसके मुंह में उसको ये भी नहीं कहना आता कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ या मेरे को तकलीफ है, वो बस जमीन पे बैठा हुआ दिख जाता है, मैं कह नहीं, इस आदमी को पहले लेके आ जल्दी से। उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उसके लिए छोड़ना पड़ता है। ऑर्डर आया, उसके बाद की चीज़ें हमने देखी, इस बीच क्या कुछ हुआ है वो थोड़ा एक बार विस्तार से बताइए कि कैसे ऑर्डर आया, क्या हुआ? वो थोड़ा फर्जीवाड़ा भी आप बता रहे थे कि कुछ इसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ है, क्या हुआ है? टोटली फर्जीवाड़ा है। एक कमरे में बैठे 4-5 जने, इसमें हमारे अशोक आदित्य मेन मुख्य सरगना अशोक आदित्य, और छुटभैया नेता बैठे, छुटभैया नेता है ना। एक खाली कागज लिया, खाली कागज, लेटर हेड भी नहीं, खाली कागज, और छोटे मोटे नेताओं के साइन कराए। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ देहात अध्यक्ष को तो कुछ पता भी नहीं था, उसके भी उस खाली कागज पे देहात अध्यक्ष के साइन कर ले, उनका लेटर पैड भी नहीं, साइन करा लिए। उस पे किसी भी अधिकारी ने मार्किंग नहीं की, और वो चिट्ठी है मुख्यमंत्री के नाम पे। हाँ, सुन रहे हो? वो लेटर है मुख्यमंत्री के नाम पे, मुख्यमंत्री को देना था ना, मुख्यमंत्री को नहीं दिया कि उसकी प्रतिलिपि ज्वाइंट डायरेक्टर को दियो। किसी को कोई प्रतिलिपि, सिंगल लेटर है जिसपे किसी को प्रतिलिपि दी गई नहीं है, और उस पे किसी की मार्किंग नहीं है कि ज्वाइंट डायरेक्टर ने उसको लिया या फला ने उसको लिया, केवल मुख्यमंत्री के नाम पे चिट्ठी है। अब उस पे कोई निर्देश नहीं दिया गया, उस चिट्ठी पे मुख्यमंत्री निर्देश देते कि डॉक्टर फला ज्वाइंट डायरेक्टर को निर्देश है इसको हटाया जाए, या शासन सचिव को निर्देश है इसको हटाया जाए। सब घोटाला, इतनी भयंकर 420 इसकी जांच करी जाए ना तो बहुत बड़ा घोटाला निकला ही है। आप खुलकर नाम लेते हैं लोगों का। मैं तो नाम ले रहा हूँ ना, तो सरगना। ऐसा डर नहीं रहता है कि सरगना में बस लोग छुपते हैं, नाम लेने से बचते हैं? अरे क्या केस करो ना मेरे पे खिलाफ में, मानहानि का। देखो, डरता किससे आदमी? मौत, सबसे लास्ट तो मौत से मैं नहीं डरता हूँ, ठीक है। फिर भगवान मेरे साथ है, और जल्दी से जल्दी मरेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे ना। अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, वो कितना अच्छा दिन होगा जिससे भगवान का मिलन होगा, ठीक है। नौकरी से मैं नहीं डरता हूँ, फिर जेल जाने से मैं नहीं डरता हूँ,
हाँ तो लोग जानना चाहते हैं राज की ये डर खत्म कैसे हुआ आपका? नहीं, निर्भय हूँ मैं, बिल्कुल निर्भय हूँ। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो निर्भय रहते हो। हाँ, मेरे में बिल्कुल डर नाम की चीज बिल्कुल नहीं है। इमोशनल में जरूर हूँ, मैं इमोशनल हूँ। अभी भी बार बार रोना आ रहा है, बार बार एक एक मरीज का नाम सोच सोच के रोना आ रहा है। एक एक जितना ये देर करते जा रहे हैं, कई लोग मरते जा रहे हैं, कई लोग मरते जा रहे हैं। तो अब क्या स्टेटस है? अभी जयपुर जाने वाले हैं या उदयपुर में ही रहने वाले हैं? जयपुर किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, मैं कोई किसी का ऐसा पट्टेदार वो कुत्ता नहीं हूँ जो चेन बांध के मेरे को जयपुर ले जाए। अपन नहीं जाने वाले हैं? नहीं, जयपुर किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। सरकार के हाथ में क्या है, नौकरी से निकालना है ना, मैक्सिमम निकाल देना, कोई गलत आरोप लगा देना और फंसा देना, जेल डाल देना, वापस आ जाऊंगा। और ये जनता और ज़्यादा मेरे को गले लगाएगी। अच्छा, आप मेरे को गलत साबित नहीं कर सकते। मैंने जगह बना ली है, वो जगह आप नहीं मिटा सकते। तो जयपुर नहीं तो फिर चाहते क्या? सबसे बड़ी बात है, इन्होंने मेरे को है ना ट्रैप करने में थोड़ी, मेरे को इस फंसाने में थोड़ी देरी कर दी। अच्छा, देरी कर हाँ, इन्होंने देरी कर दी है। तो नेता हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको थोड़ा पहले करना चाहिए था। ये खेल थोड़ा 10-15 साल पहले कर लेना चाहिए था। अब मैं इनकी पकड़ के बाहर हूँ। तो कैसे देरी कैसे कर दी? मतलब देरी कर दी। अब जनता मेरे साथ इतनी ज्यादा हो चुकी है मतलब ना, जनता जब साथ नहीं थी तब जब जनता जब साथ देती है तो वो कांग्रेस बीजेपी नहीं देखती है। बीजेपी के लोग मेरे साथ हैं, कांग्रेस के लोग मेरे साथ हैं, सब मेरे साथ हैं। वो उस समय पार्टी का भेद भी टूट चुका है। सब जाति के लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने जाति भी कभी नहीं करा, मैंने धर्म भी कभी नहीं करा, मैंने बीजेपी कांग्रेस भी कभी नहीं करा। जो गलत बोलता है उसके खिलाफ मैं डायरेक्ट बोलता। लेकिन बीच में आप खुद ही बता रहे थे कि आपको कांग्रेस का सपोर्टर होने का टेक भी मिला, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? हाँ, ये तो किसान आंदोलन की वजह से। अच्छा, किसान आंदोलन की वजह से आपको कांग्रेस का टेक मिल गया। उनको पता यही नहीं है कि मैं कितना अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कितना बोला उस समय, और कितना मैं इस्तीफा देके उन्हीं की वजह से जाना पड़ा। और अशोक गहलोत सरकार किसानों की इतनी हितैषी होती तो मेरे को 5 दिन दवाएं देने के लिए क्यों छूट नहीं दी? सही बात है। मैंने तो उस समय ये भी सवाल उठाया था कि राहुल जी, आप अडानी करते हो और अडानी के पेट्रोल पंप अशोक गहलोत सरकार में चलते थे, बात करते हो। किसी को भाई साहब, जनता के बीच में यदि इन नेताओं के अलावा कोई पॉपुलर हो जाए ना, उसको ये लोग पसंद नहीं करते हैं। हजम नहीं होता है, इनको हजम नहीं होता, इनको डर लगा रहता है। जबरदस्ती का डर है, वो भी जबरदस्ती का डर है। कोई मैं ऐसी राजनीति करने वाला नहीं हूँ, जबरदस्ती का इनको डर लगा रहता है। ये हो क्या रहा है? तो कभी ऐसा तो नहीं लग रहा है इनको कि आने वाले समय में आप चुनाव लड़ जाओगे? वो उनको यही लग रहा है कि लड़े या नहीं लड़े यार, कभी ये कुछ इशारा कर दे कि भाई इसको हरा देना और इसको जिता देना तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो फिर तो आपकी फैन फॉलोइंग से डर तो लगेगा। तो उसी से डर रहे हैं ये, वास्तव में ये वही कारण है। और गलती ये करते, ये ऐसे करके मेरे को और फेमस कर रहे हैं। फेमस अभी भी मेरे को ये चुप कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, चुपचाप जाके मरीज देखने लग जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, कुछ ना जुलूस निकाले, ना पटाखे, मना करूंगा, न जुलूस निकालो, ना पटाखे करो, ना कुछ राजनीति करो। चुपचाप जाके वापस मरीज देखने लग जाऊंगा। चुपचाप जाके, जैसे किसान आंदोलन में इतना फेमस हुआ मैं, उस समय में सोशल मीडिया में इतना पूरा पंजाब मेरे को जानता था। बच्चा मेरे को कह रहा विजय जुलूस में चलो, नहीं, मेरे मरीज वहां तरस रहे हैं, मेरे को मरीज देखना है। विजय जुलूस छोड़ के मरीज देखने आ गया। ऐसे ही इन सब को छोड़ के, इस फेम को छोड़ के रीलें तो बनाऊंगा। रीलें बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, रीलें अच्छा, शर्त रख दी जाए कि डॉक्टर साहब रीलें नहीं बनाओगे, बाकी काम करो। रीलें तो बनाऊंगा, रीलें तो बनाऊंगा। रीलों से ही तो डरते हैं और रीलों से ही तो मैं फेमस हुआ हूँ। रीलों का ही तो डर है, खेल तो रीलों का ही है। बाकी तो कभी का कचरे में फेंका होता मेरे को उठा के। फेमस क्यों होना है? फेमस नहीं होना, जनता में जागरूकता लानी है इन रीलों के द्वारा। अंधविश्वास को हटाना है, भेदभाव को हटाना है इन रीलों के द्वारा, और थोड़ा बहुत उनका मन हल्का करना है हंसी मजाक की 1-2 बातें करके, और उनको बताना है कि नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है। छोटी छोटी चीजों में खुशी को ढूंढा जा सकता है। कैसे खुश रहा जाता है, छोटे बच्चे के साथ कैसे खुश रहा जा सकता है, किसी छोटे से आदमी के साथ मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। मैं सेलिब्रिटीज के साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा मैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ घूम रहा हूँ और कड़क होकर घूम रहा हूँ, ऐसे वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। जबकि सेलिब्रिटीज के कमेंट आते हैं, आते हैं मेरे फेवर में, बहुत कमेंट आते हैं सेलिब्रिटीज के। तो कब से शुरू हुआ ये सिलसिला रील्स बनाने का, और क्यों दिमाग में आया कभी रील्स बनाई जाए? नहीं, मैंने नहीं बनाई रील्स, मैंने नहीं बनाई, वास्तव में मैंने नहीं बनाई। ये लोग बनाने, जो मेरे साथ वाले थे ना, वो मेरे को तो चलाना ही नहीं आता स्मार्टफोन। मेरा तो देशी फोन है ना। कोई कीपैड मोबाइल है शायद आपके? हाँ, कीपैड मोबाइल है मेरे पास वास्तव में। हाँ। तो रील लड़कों ने बनानी शुरू करी और इन्होंने मेरा अकाउंट बनाया, डालना शुरू किया, और इस तरह से ऑटोमेटिकली हो गया है सब कुछ। मैंने नहीं करा। और अभी भी जब भी मैं बोलता हूँ तो सामने वाले को पता नहीं होता कि मैं क्या बोलूंगा। अच्छा, वो मेरे मन के अंदर ही होता है। मैं बस कहता हूँ कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। और जिसके पास जैसा भी मोबाइल होता है
वो ऑन कर देता है। उस समय कोई मोबाइल भी सेलेक्ट नहीं किया जाता है। तो कुछ तैयारी करते हैं पहले ना कुछ भी तैयारी, बस मैं बोलता हूँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 कैमरा ऑन करो और मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। और लास्ट में कभी कभी रील्स में ये भी छूट जाता है यार बंद कर दे रहे। हाँ, वो बंद ही नहीं करता है। हाँ। वो बंद ही नहीं करता है, सामने वाला बंद ही नहीं करता। मैं कहता हूँ भैया अब तो बंद कर रहे। वो भी एडिट नहीं हो पाता है, नहीं करता मैं मना करता हूँ इनको, एडिट मत करो, किसी भी चीज को एडिट मत करो, जो है वैसा वैसा डाल दो। हाँ, जो है वैसा डाल दो। अच्छा, अभी सुबह ही मैं एक रील देख रहा था, टोना टोटका वाली रील आई थी और उसमें जो कुछ टोटका था वो आपने उठा के फेंक दिया और बाइक से सफर कर रहे थे। तो ऐसी चीजों से डरते नहीं है आप कि कुछ हो जाए ऐसा कुछ? अरे यार, मैं तो उस समय टोना टोटका वालों को मैंने 24 घंटे का चैलेंज दिया था उस समय भी। मैं तो आज तक जिंदा हूँ ना, कई बार मैं 24 घंटे का चैलेंज दे चुका हूँ। और वो रील कब की थी? वो शायद 2 साल पुरानी है रील, 2 साल लेकिन अब उस पे कमेंट आ रहे हैं कि अशोक शर्मा जी आपने ये टोटका हटाया था इसलिए आपका एफयू हो गया। पागल है जो टोटका आ रहे हैं। मैंने कपासंत की दरगाह पे जो चेन बांधते हैं ना, उनकी भी चेनें बहुत काटी है। अच्छा, बहुत चेनें काटी है। और पर मैं 24 घंटे का चैलेंज देता हूँ। 24 घंटे में मेरे को मारो ना टोटका करके। अब क्या ट्रांसफर, क्या टोटके से ट्रांसफर होता है यूं? अरे वाह, नहीं, वो कमेंट तो आ रहे हैं। टोटकों से लिस्टें निकलने लग जाएगी ट्रांसफरों की। और उसको फोड़ने से मैं फेमस हो गया। आज ये जो फेम मिल रही है ना, शायद मेरे को लग रहा है वो फोड़ा था इसलिए मिल रही है। अच्छा, एक और आपने बड़ा मजेदार किस्सा बताया था, मेरे को तो जानकारी नहीं, लेकिन आपने वो चेन वाली बात उसमें कह रहे थे कि वो सिर्फ महिलाओं को बांधते हैं। हाँ, ऐसा क्या कारण है उसके पीछे? अरे साले क्या बोलूं मैं, हर चीज बोली जाती है क्या? ये महिलाओं को ज्यादा आसान है। मतलब समझने वाले समझ सकते हैं, लेकिन समझ वो कारण भी हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, 101% वो कारण भी इनमें शामिल है। आप देखना सारे टोटके वालों में महिलाओं को ही भूत उतारेंगे, महिलाओं को ही ऐसे तरह से बोलेंगे। आदमी के भूत उतरता हुआ आपने बहुत कम देखा होगा कि इसके भूत चढ़ा हुआ है, आदमी के भूत चढ़ा हुआ है या वो चढ़ा हुआ है। सब औरत के लग रही है बेचारे के, लड़कियों के लग रहे हैं सारे के सारे, और सब ये लड़कियों के उतार रहे हैं, औरतों के उतार रहे हैं सब कुछ। मैक्सिमम 80% औरतें शिकार भोली होती है और उनको इस तरह से मानसिक रूप से डरा दिया जाता है कि तेरे अंदर ये है, तो वो साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है औरत। सही बात है। एक पीलिया को लेके भी आपने जागरूकता वाला मैसेज डाला था लोगों के मन में, क्योंकि आज भी गांव में पीलिया वाली माला पहनते हैं। बहुत बहुत उतरवा दी। उसके पीछे क्या वजह है सर? बहुत होते, वो तो इस तरह से उसमें आंटी लगाते हैं माला में कि जैसे आप सोएंगे उसको पहनेंगे तो वो आंटी खुलती जाएगी, लंबी हो जाएगी, बड़ी होती जाएगी। हाँ, तो मैंने कहा ना भाई, घर में आपको पीलिया है और घर में 5 जने रहते हैं, तुम तो लाओ 5 मालाएं और 5 को पहना दो। सही बात है। सबकी लूज होएगी, जिसके पीलिया नहीं है उसकी भी लूज होएगी और जिसके पीलिया है उसकी भी लूज होएगी। तो फिर सही बात है, दूसरों की लूज क्यों हो रही है? तुम्हारे तो पीलिया है ही नहीं। एक स्कैम और इसी में इसी विभाग से जुड़ा हुआ है, मतलब लोग जो हैं पथरी का इलाज कर देते हैं, एक लोटा लेते हैं या कुछ लेते हैं और इधर से कंकड़ निकाल के डाल देते हैं। लोटे से क्या कर रहे हैं? चूस के निकाल रहे हैं, औरतों के चूस के पथरियां निकाल रहे हैं, कोई ऊपर से चाकू काट के निकाल रहे हैं, चूस के निकालते हैं आपके उधर ही कहीं। तो ऐसा संभव है? असंभव है, सब पागल बनाने की बातें हैं। सब कैसे अपनी औरतों को वहाँ अलाउड कर देते हो इन चीज़ों को टच करने के लिए? आप सही बात सोचना चाहिए आपको। मैं तो इनके खिलाफ हूँ, बहुत खिलाफ हूँ। और आप ऐसा नहीं है टोटका ये केवल अपन में ही चलता है, हिंदुओं में चलता है, ये मुस्लिम में भी चलता है, ईसाइयों में भी चलता है, सब में चलता है। ईसाइयों में भी पानी पिलाते हैं कोई, सही बात है, और ईसाइयों में चलता है, मुस्लिम में भी बहुत ज्यादा टोटका है। ये तो जात पात की बात नहीं है। ये नहीं समझे कि मैं हिंदू धर्म की बुराइयां कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये सब जगह टोटके करते हैं, सब जगह होते हैं, हर धर्म में टोटके हैं। तो मैं तो हर धर्म के टोटके के खिलाफ हूँ। एक बड़ा ही मज़ेदार एक व्यक्ति को आपने वायरल कर दिया, जो बड़ा ही अजीब, मतलब एक मज़ेदार ढंग से हंसता है। आप और हम हंसते हैं उस तरीके से नहीं, उसकी हंसी सुन के ही हंसी आ जाए। वो बाई चांस हुआ वास्तव में। वो कैसे मिला व्यक्ति? वो बाई चांस वो मिला। तो शायद आपका बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो थोड़ा बेरोजगार था, तो उसने कहा सर मैं आपके साथ काम करूंगा, शाम को आपके साथ गौशाला चला करूंगा। चल रहे थे, तो एक दिन हम गौशाला ही सो रहे थे और गलती से मेरा उसके क्या छाती पे हाथ लग गया, तो उसके वो हंसने वाला दौरा पड़ गया रात को। अच्छा। तो मैं समझ गया इसको कुछ दौरा पड़ा है या क्या कुछ बीमारी है, क्या कुछ है। तो मैंने कहा और घबरा गया, पानी के छींटे वीटे दिए और उसके आंसू आ रहे थे, बैठा हुआ था वो। फिर आंसू आ रहे पर हंस रहा है। हाँ, हंस रहा था और बैठा हुआ था। फिर बहुत मुश्किल से अपने आप चुप हुआ आधे घंटे बाद। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, कि आपने मेरे यहाँ हाथ क्यों लगाया? अरे मैंने कहा यार मैंने करवट बदली तो हाथ लग गया था, तो कि यहाँ हाथ लगाने से मेरे को हंसी आती है। फिर मैंने दोबारा करा, फिर हंस गया, तो वहां से वो खोज हुई। फिर आपने रील बना, फिर मैंने रील बनाना शुरू किया।
तो दुनिया को हंसा रहा है। हाँ हाँ सही बात है। हाँ, दुनिया को हंसा रहा है, बहुत ऑफर आ रहे हैं उसके लिए, बहुत ऑफर आ रहे हैं, पर मैंने कहा कोई अच्छे स्तर का ऑफर आएगा, वहाँ उसको भेजेंगे, उसकी लाइफ बन जाएगी। शादी भी करवाने वाले हैं शायद। शादी भी कराएंगे उसकी, पहले उसके कोई किसी कपिल शर्मा शो जैसा ऑफर आ जाएगा ना, हाँ। उसमें भेजेंगे उसको, फिर उसकी शादी अपने आप हो जाएगी। चलिए, उनकी तो शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपने गाइडलाइन जारी कर दी कि इन लोगों की शादी करवाओ मत, माँ बाप। हाँ, नशेड़ियों को, आपका बच्चा नशेड़ी है, आपको अच्छी तरह पता है, उसको छुपा छुपा के आप उसकी बातें छुपा छुपा के किसी का घर क्यों बर्बाद करते हो यार? ये तो सोचो ना, आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको पता है अच्छी तरह से, फिर भी आप उसको ऐसा हो राजकुमार है आपका बच्चा, दूध का धुला हुआ है, चांद का टुकड़ा है, ऐसी बातें कर करके, और उसके बाद भी आप जा जाके औरों के घर में लड़कियां देखते हो, लड़कियां 10 लड़कियां रिजेक्ट करते हो। आप सोचो वो जो 9 लड़कियां आपने रिजेक्ट करके 10वीं को पसंद किया, उन 9 लड़कियों ने क्या सोचा होगा? वो भी तो, वो बच्चियों ने क्या सोचा होगा? हमें क्या कमी थी ऐसी जो एक लड़का आके हमें रिजेक्ट, 2 कौड़ी का लड़का हमें आके रिजेक्ट कर गया, जो साला नशा पी करता है। सही है। हैं, ये सब लड़कियां हैं ना, मानसिक रोग की तरफ बढ़ती हैं और मेरी लाइन में खड़ी हो जाती हैं। वो अधिकतर लड़कियां वही होती है, बार बार घर में लड़के दिखाने लाते हो, अरे ऐसे दिखाने का शो, लड़की कोई दिखाने की चीज़ है? शादी में दिखा दो कि वो मेरी लड़की वो देख ले दूर से, थाली लाएगी, प्लेट लाएगी, अरे छोड़ो इन चीज़ों को, शोबाजी हो रही है, मतलब दिखावा हो रहा है ना, प्रदर्शनरी। लड़की को दिखाने की चीज़ है, अपने आप तेरे को देखना भी, या कॉलेज जाती है, तुम्हारा परिवार है, वो मेरी लड़की को देखना, दूर से देख ले, मेरी लड़की को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरे उसको देख रहा है। सही बात है, ऐसा होना चाहिए ना। लड़की को कितना ठेस पहुंचता है, आप सोचिए तो सही यार, उसकी मानसिक स्थिति कितनी खराब होती है, कोई लड़का रिजेक्ट करके जाता है। तो ऐसे रिश्ते तुड़वाए आपने? सगाइयाँ तुड़वा दी। सगाइयाँ तुड़वा दी तो फिर सगाइयाँ तुड़वा दी, लड़कियां खुश है, बहुत मस्त है लड़कियां। तो कोई ऐसे एंजॉय कर रही है, लड़ाई वड़ाई करने तो नहीं आया? नहीं उसकी, अरे भाई कई यहाँ लड़कियां जॉब कर रही हैं और सगाई हो गई है और वो मानसिक रोगी। मैंने कहा क्या लफड़ा है? बाद में काउंसलिंग की तो पता लगा कि जिससे जो पहले प्यार जता रहा था लड़का, लव मैरिज, वो जैसे ही सगाई की अंगूठी पहनाई उसके तेवर ही चेंज। अच्छा, तेरे को क्या मतलब है मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे नहीं कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल तू नहीं देख सकती और ये नहीं देख सकती, वो उसका तेवर, इसकी वजह से वो मानसिक रोगी बन गई। मैंने कहा तेरी माँ को बुला, माँ को बुलाया 300 किलोमीटर दूर से, बाहर की रहने वाली लड़की थी, भाई को बुलाया, मैंने कहा सगाई की अंगूठी वापस कराओ, तब ये ठीक हो सकती है, दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, दवाएं तो सपोर्ट करेगी अभी इसको, लेकिन ये जड़ में ये है, अभी तो ठीक है, बच्चा पैदा कर देगा जाते ही, उसके बाद क्या करोगे? फिर मनमर्जी करेगा तब क्या करोगे? आज वो लड़की बहुत खुश है। ऐसे बहुत किस्से हैं, बहुत किस्से हैं। डॉक्टर्स जहां आज ये सोच रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ, हॉस्पिटल खोल दूँ, हॉस्पिटल से भी पैसा कमा लूँ, बड़ी गाड़ी रखूँ, बड़ा घर, और उनके जो लड़के या जो फैमिली होती है वो बाहर रहती है, विदेश चली जाती है। जहाँ आज एक डॉक्टर पैसा कमाने की सोच रहा है, वहाँ आप सामने से पैसा देके लोगों का इलाज करवाने, बच्चों का ऑपरेशन करवाया, ऐसा सुना मैंने। वो क्या देखो, वो जो ऑपरेशन वाली बात तो ऑटोमेटिकली कहीं से निकल गई जाके। मतलब मैंने जो चीज़ मैं बच्चों को बांटता हूँ अस्पताल में डेली, कई चीज़ें ऐसी है जो शायद किसी को भी पता नहीं, मेरा स्टाफ ही जानता है मैं क्या देता हूँ और कितनी दवाइयों का खाता मेरे कहाँ चलता है। लेकिन वो बात कहीं से आउट हो गई थी, फिर भास्कर वालों ने उसकी पड़ताल की और मेरे पीछे पड़े, 1 महीने तक मेरे पीछे पड़े, तब जाके वो बात आउट हो पाई। बाकी मैंने उस बात को खोला नहीं था, मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था सारा का सारा। अच्छा, ऐसे कई बच्चे अभी भी लाइन में, दुख रोना वही तो है। अभी मेरे को 1-2 बच्चों के ब्रेन सर्जरी करवानी है, एक बच्चे की ब्रेन सर्जरी करवानी है। ये कैसे कर पाते हैं आप? ये हिम्मत ताकत कहाँ से आ रही है सर? अपने खर्चे कम कर लो ना, अपने खर्चे कम कर लो ना। मेरे पास 2000 मॉडल की जायलो गाड़ी है, नहीं हाँ 2000 मॉडल की गाड़ी है? 2008 मॉडल की, 2008 मॉडल की जायलो गाड़ी है। अच्छा, हाँ, चेंज ही नहीं किया उसको ना? क्या चेंज, काम चल रहा है ना, तो विचार भी नहीं आता है कि चेंज किया जाए। मैं क्या थार लेके क्या शोबाजी करूं और क्या दूसरी गाड़ी, मेरे से जूनियर डॉक्टरों के पास बहुत महंगी गाड़ियां हैं। और दूसरी चीज मेरे बाइक तो बुलेट है मेरे पास, वो भी 2011 की है। अच्छा, 2011 की है। और दूसरी चीज क्या है कि आवश्यकताएं बता दिया मैंने, मेरी बहुत कम कर लेता हूँ, और ऐसे टाइम पे मैं आवश्यकताएं और कम कर लेता हूँ। जब किसी का कुछ काम कराना होता है ना, तब आवश्यकताएं और कम कर लेता हूँ। खाने का कुछ खर्चा है नहीं, ऐसा क्या दिखाना है, किसको दिखाना है, गाड़ी काम चल रहा है। उद्देश्य क्या है आपका? क्या चाहते हैं लाइफ से, जीवन से, कि अंतिम समय में? उद्देश्य तो पूरा कर लिया मैंने, मेरे पा लिया। हाँ, उद्देश्य मेरा पा लिया है। उद्देश्य मैंने बोला ना कि वो सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बना ली, अब सेंचुरी के बाद क्या है, डबल सेंचुरी थोड़ी बनाऊंगा। कोई चाहत नहीं बची? चाहत कुछ भी नहीं है, चाहत कुछ भी नहीं है। तभी आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता? मैं क्या, अध्यात्म के दृष्टि में संकल्प विहीन हो चुका हूँ, संकल्प विहीन हो चुका हूँ। मेरे को कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए आगे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उस स्थिति में मैं हूँ कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये जितना मेरे से करा रहे हैं उतना मैं करवा लूँगा, नहीं कहेंगे तो फिर बोरी बिस्तर बांध लेंगे। अच्छा,
क्योंकि आप खुलकर बोलते हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए खास कर बोलते हैं, रिस्क लेके। शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपके खिलाफ भी जा सकती है। मेडिकल स्टाफ में कौन कौन से किस टाइप के घपले होते हैं बता सकते हैं? लोग कैसे बच सकते हैं उन चीज़ों से? नीचे से ऊपर तक घपला ही घपला है, डराने का धंधा है। ये चीज़ें, जान देखो, जान सबको प्यारी होती है। सही बात है। जान सबको प्यारी होती है, और जब आपको डरा दिया जाएगा ना तो आप हर जांच कराएंगे। सही बात है। आपका बच्चा बीमार है, आपके बच्चे की जान आपके लिए कितनी कीमत रखती है, आपके बच्चे के बारे में डरा दिया जाएगा, ये जांचें करा के लाओ। हर जांच पे यदि उन्होंने बोल दिया कि फलाना जगह पे जांच करानी है, उस लैब से जांच करानी है, तो उसका कमीशन पक्का है। हाँ। डॉक्टर का कमीशन पक्का है। आप यहाँ से अहमदाबाद रेफर कर रहे हैं ना, यदि कि फलाना हॉस्पिटल में रेफर कर रहा हूँ, तो भी आपका कमीशन वहाँ जो बिल बनेगा ना, उसका 25% खाते में जाना पक्का है। आपने किसी एक कंपनी की गोली यदि बाहर की रेगुलर लिख दी आपने साल भर, तो आपकी विदेश यात्रा पक्की है। अच्छा, इतना कमीशन, इतना घोटाला है। ये तो डॉक्टरों के बात बता रहा हूँ, और ये तो चलो बेचारे छोड़, ये भी सबको जमे जमाए लोग कर रहे हैं, सारे डॉक्टर नहीं कर पा रहे। नए बच्चे जो डॉक्टर लगे हैं बेचारे पीएससी सीएससीओं पे, वो क्या घोटाले करेंगे? सही बात है। ये कर रहे बड़ी बड़ी तोपें हैं, बड़ी बड़ी तोपें कर रही हैं, जो उनको न कांग्रेस हटा पाई न बीजेपी हटा पाई। देख लो अस्पतालों में जाके बड़े बड़े जमे हुए हैं, बिक्री उनकी कल में बिकी हुई है। ये तो मैंने भी महसूस किया कि उदयपुर हॉस्पिटल में वो लिख के देते हैं इस मेडिकल पे जाना है। हाँ, इसी मेडिकल से, इस मेडिकल जाना है, इस लैब में जाना है। सही बात है। उस लैब में जाना है, और इससे भी ज़्यादा क्या बोलूँ, उस लैब वाले को भी बोल देते हैं कि इसमें ये बीमारी निकालनी है। इतना आप 2 लैब के जांच कराओगे, आप अपने आप जाके डिफरेंस आ जाएगा। मेरे वीडियो हैं कई ऐसे, इसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसने इस लैब ने ये बोला क्योंकि उसने भेजा था, मैंने कहा नहीं, अब इसको दूसरी लैब पे जा और बोलना कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, दोबारा करा ले सोनोग्राफी, बिल्कुल ठीक। ऐसे भी मेरे वीडियो पड़े हैं। कर देते ना मेरे पे केस, यदि मैं गलत था तो। ऐसे वीडियो पड़े हैं, 2 सोनोग्राफी 2 दिन में अलग अलग, तो ऐसे भी वीडियो पड़े हैं। जनता के पास कुछ ऑप्शन है बचने का? कि ऑप्शन क्या है? सीख, छोटी छोटी चीज़ों से सीखो, छोटे डॉक्टर से शुरू करो और फिर डायरेक्ट वहाँ जाओ। बड़े बड़े जंजाल में मत, डरने में मत आओ। ये डराने का धंधा है, डराने का धंधा है, जबरदस्ती की सर्जरी करने का धंधा है। पेट खोल दो, ये भी बड़ा चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, होता है इसके। हाँ, यही तो है, जबरदस्ती का धंधा है। इंतजार नहीं करना, पैसे लेना। एक डिलीवरी 50-50 हज़ार रुपए की हो गई आजकल। क्या लगता है हमारे हॉस्पिटल में बिना पैसे की डिलीवरी होती है? बड़गांव हॉस्पिटल में बिना पैसे की डिलीवरी नहीं हो पाती है? होती आराम से हो रही है आपके वहाँ तो हमारे आराम से हो रही है ना। आप 50-50 हज़ार में करा रहे हो, आप प्राइवेट में जाके इधर उधर जाके करा रहे हो। सरकारी अस्पताल में जो डिलीवरी हो रही है वो पहले घर पे पैसे ले रही है ना, वो पहले पैसे घर पे ले रही है ना, घर पे पैसे ले रही है। बाकी कौन कराएगा उनकी डिलीवरी पे? कौन ध्यान देगा? घर पे ले रही है, फिर भी रात की डिलीवरी होगी तो रात के टाइम पे वो खुद नहीं आएगी, पीजी वाले डॉक्टर डिलीवरी कराएंगे और पैसे घर पे ले लिए एक डॉक्टर ने अलग से। आपको क्या पता है कि है सरकारी नौकरी में और पैसे घर पे जा रहे हैं? सही बात है। ये तो डॉक्टरों का यहाँ का काम है। और फिर अधिकारियों का सिस्टम हो गया, चिकित्सा के अधिकारी मेन, सबसे डॉन तो वो बैठे हैं। सही बात है, डॉन तो वो बैठे हैं मेन तो। लेकिन जैसे पैसा कमाने की भाग दौड़ में वो दौड़ रहे हैं, जिंदगी जी भी तो नहीं पा रहे हैं। क्या जी पा रहे हैं? उनको कुछ पता भी नहीं है सूरज किधर से उगता है किधर डूबता है, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं है। हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल से घर पे आ जाएंगे तो घर पे भी वही काम कर रहे हैं। सर ऐसे ऐसे डॉक्टर, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, यहाँ कॉलोनी में कुत्ता लेके घूम रहे थे, नेकर पहन के कुत्ता लेके घूम रहे थे। तो और आपने प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर हुए, आपकी यदि पेंशन देखो तो 2 लाख तो पेंशन आती होगी। आप फलाना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए वहाँ से ले रहे हो, उसके बाद घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैं कुत्ता लेके घूम रहे, तो मैंने कहा सर क्या कर रहे हो आजकल? तो अरे यार बस वही वहाँ काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो और तू तो यार अच्छा काम, मेरे से बोलते हैं तू अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा सर आप कुत्ते घुमा रहे हो, उससे तो अच्छा काम मैं कर रहा हूँ। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा सर आपका पेट क्यों नहीं भरा कि तू फालतू की बात क्यों करता है? मैंने कहा सर आप वहाँ से कमाते हो, वहाँ कमाते हो, फिर घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो और उम्र आपकी 70 साल। अब इस पैसे का करेंगे क्या? आप देखिए 3 जगह से कमा रहा है वो आदमी, मेडिकल कॉलेज को भी टोपी पहना रहा है। सही बात है। वहाँ मेडिकल कॉलेज से पैसा लेके वहाँ के पेशेंट को शाम को अपने घर बुला रहा है। आप RNT मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए, वो पैसा अलग आ रहा है आपके पास। कहाँ पेट भरेगा इन लोगों का? और कौन जानता है, जब मरते हैं तो 4 जने भी नहीं रोते इनके लिए। सही बात है, गालियाँ जरूर देते हैं। गालियाँ जरूर देते हैं। अभी कई जने पड़े हुए हैं बिस्तर पे, कई जो डॉक्टर है ना फेमस थे, अपने जमाने के फेमस थे, वो भी कहीं बिस्तर पे, उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। डॉक्टर्स के लिए, या कह लीजिए कि भ्रष्ट डॉक्टर्स के लिए, मतलब लोग आपस में बात भी करते हैं कि इनके कर्मों की सजा इनके बच्चे भुगतते हैं। बच्चे भुगतते हैं। और मैं आपसे फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ,
यंग जनरेशन के जो डॉक्टर है ना, इन जो जमे जमाए डॉक्टरों से लाख गुना अच्छे हैं। और ये रास्ता खाली करें ना, ये रास्ता खाली करें तो बेचारे यंग जनरेशन के जो डॉक्टर हैं ना, उनको काम करने का मौका मिले। ये थक नहीं रहे, खा खा के थक नहीं रहे। आप प्रोफेसर बन गए, आप HOD बन गए, उसके बाद आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ भी दुकानदारी, फिर घर पे दुकानदारी, इन्होंने ही कब्जा कर रखा है। सारे राजनीतिक दलों को भी इन्होंने सेट कर रखा है, बड़े डॉक्टर्स। मैं सारे डॉक्टर्स के लिए नहीं बोलूंगा, हाँ सारों के लिए तो हम भी नहीं बोल रहे हैं। आप सारों के जैसे लिए इन्होंने छवि यही बिगाड़ने वाले यही है, बड़े बड़े डॉक्टर्स। बिल्कुल होंगे, भ्रष्ट होंगे, तो आप जैसे भी कहीं ना कहीं किसी कोने में तो मिल अरे जाएगा बैठे ना। मेरे को बेचारे फोन कर रहे हैं, सर क्या करें क्या करें। सबसे बड़ा इस टाइम सपोर्ट अगर कहीं से मिल रहा हो, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है आपको लोगों का, मतलब कि जहाँ से आपको श्योरिटी मिल रही है कि भाई ठीक है अपन सही ट्रैक पे हैं? नहीं, मेरे अंदर से सपोर्ट सबसे ज़्यादा? हाँ, अंदर मेरे अंदर से सपोर्ट मिल रहा है सबसे ज़्यादा, कि मेरे को लग रहा है हाँ कि ये तू सही कर रहा है। अच्छा, आप असमंजस में थे कि जयपुर जाऊं या रुकूं? हाँ, असमंजस में था। वो फैसला कैसे वो लिया कि भाई असमंजस यहीं में रुकना है था। अब? फिर मैं इनको अवधेशानंद जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, हमारे सूरजकुंड वाले भगवान है। हाँ। इनको महाराज को पहले नहीं मानता था इनको। हाँ मैं 5 साल ये मेरे को बुलाते थे, डॉक्टर साहब आओ आओ, मेरे 1 किलोमीटर तो गौशाला था, मैं नहीं मानता था क्योंकि इनकी साधना अलग है और मेरी थोड़ी साधना डिफरेंट है। अच्छा। है ना। मैं कृष्ण भगवान वैष्णव उसको मैं मानता हूँ और आप शैव हैं। तो लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि ये खुद, मैं बहुत मुसीबत में के समय में था गौशाला में। हाँ हाँ हाँ। और ऑटोमेटिकली 3 दिन पहले मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि वो यहाँ पधारने वाला है, और मैंने अनाउंस कर दिया, लोगों को कह दिया वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, झूठ में ही। अच्छा। और गौशाला सजा दी। हाँ। और वास्तव में ये आ गए। अच्छा, आ गए वास्तव में ये आ गए। उस दिन से बाद में इनको मैं मानने लगा हूँ। तो गौशाला का बड़ा जिक्र हो रहा है, गौशाला आप खुद चलाते हैं? मैं खुद चलाता हूँ। अच्छा, आपने ही शुरू करी है? खुद की तनख्वाह से चलाता हूँ। किसी से जो चारा, यदि कोई पैसा नहीं लेता, कोई चारा डालना चाहे तो अपने आप डाल दो, मेरे से लेना, वो तुम जानो और गाय जाने। तुम उसके थ्रू मेरे से रिलेशन बनाना चाहते हो या लाइन में नहीं लगना चाहते हो। कई जने ऐसे भी हैं, चारा डाल के बिना लाइन के दिखा दें। मैंने कहा तुम चारा वहाँ डाल के आओ और लाइन में लग जाओ। वो तुम्हारे और गाय के बीच का संबंध है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। बिना दूध देने वाली गाय पालता हूँ। अच्छा अच्छा, बिना दूध देने वाली लगभग 60-70, गिनता नहीं हूँ, 60-70 गायें हैं बिना दूध देने वाली। अच्छा। और ये कब से चल रही है गौशाला? 16-17 साल हो गए। 16-17 सालों से गौशाला और कहाँ पे चलाते हैं सर आप? ये इस वाले यहीं पे चलाता हूँ। पहले मैं क्या पथमेड़ा गौशाला से जुड़ा था। संत महाराज की कृपा, उन्होंने मेरे को गौसेवा का रास्ता दिखाया पथमेड़ा महाराज की वजह से, फिर गौसेवा में आया। अच्छा, सुबह ही आपकी एक रील देख रहा था और आप बोल रहे थे कि वो गोली चाहिए तो मेरे पास आना, वहम की गोली। हाँ हाँ हाँ। वो कौन सी गोली है? वहम की वहम है ना, ये हर चीज, ये वहम कोई ताले को खींच के देखता है, ये दिमाग की बीमारियां हैं, ये वहम है। इसकी गोलियां होती है, इनकी दवाइयां हैं। अच्छा, दिमाग में रह जाना, रास्ते में चल रहा है, घर पे ताला लगा है, गैस चालू तो नहीं रहेगी, ऐसा होता नहीं था। और गैस चलते देख क्या गैस चालू तो नहीं रहेगी, ताला खींच के आ देखे बंद हुआ है नहीं हुआ, ऐसे पलंग के नीचे कोई है तो नहीं, ये बीमारियां हैं। वो जना मेरे को मार देगा, वो मेरा दुश्मन है, ये सब बीमारियां हैं वास्तव में। अच्छा, ये बीमारियां, मेरे को सपना आया और वो मेरे सामने वो खड़ा हुआ था और ये खड़ा हुआ था, ये सब बीमारियां हैं। आ जाओ, उसका इलाज कर दूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ इलाज कर दूंगा, ठीक हो जाओगे। मैं आऊंगा तुम्हारे सामने और कोई नहीं आएगा, सपने में भी मैं आऊंगा। अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या कुछ योजना है आगे की कि भाई इन चीज़ों से कैसे बाहर निकलेंगे या कैसे उभरना है, और आगे का कुछ रोड मैप, कुछ ऐसी योजना बनाई है? रास्ता आमरण अनशन की तरफ जा रहा है। अच्छा। रास्ता आमरण अनशन की तरफ जा रहा है। जगह देखनी है। उसके बाद मैं जानता हूँ आमरण अनशन पे बैठूंगा तब मेरे को कैसे उठाएंगे, कैसे जेल ले जाएंगे। जेल भी जाना पड़ता है? हाँ, जेल की तैयारी पूरी है। मानसिक रूप से तैयार हूँ। जेल की तैयारी से पूरी है, नौकरी जाने की तैयारी से पूरा मानसिक रूप से तैयार हूँ। इन दोनों चीज़ों के लिए मैं पूरी मानसिक रूप से तैयार हूँ। उसके बाद इन सब से निमट के बाहर तो आना ही है, और फिर मरीजों के साथ वापस वही नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ये तो थोड़ा सा फेज है, निकल जाएगा। हासिल क्या करना चाहते हैं? मरीज देखते देखते मरना चाहता हूँ, गौ सेवा करते करते मरना चाहता हूँ, बस। और नौकरी चली जाएगी तो फिर कैसे सेवा कर पाएंगे? मरीज को कौन नौकरी का मरीज से क्या संबंध है? अच्छा, मतलब खुद ही अपने हिसाब से देखेंगे? हाँ, फिर अपने हिसाब से मरीज देखेंगे फ्री में। पैसा तो आपको चाहिए नहीं वैसे? नहीं, अभी ऑफर आ रहा है मेरे को, स्पेस दे रहे हैं लोग, जगह दे रहे हैं, यहाँ बैठ के देखना, पूरा मैदान दे रहे हैं, यहाँ बैठ के देखना, घर दे रहे हैं मेरे को, ऑफर आ रहे हैं फ्री में मरीज देखना। लोग बाग कह रहे हैं दवाइयों के लिए पैसा देने को तैयार है, लोग बाग दे रहे हैं, वो करेंगे। मरीज को कैसे छीनोगे मेरे से? अच्छा। जाके देखो आप उस सैटेलाइट हॉस्पिटल में जिसमें पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लोग कहते थे ट्रैफिक ये हटाओ वो हटाओ। आज देखो सैटेलाइट हॉस्पिटल बना दो के, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दो के,
कहाँ से लाओगे मरीज, कहाँ से लाओगे? सही बात है। कांच की बिल्डिंगें बना दोगे, सैटेलाइट बना दिया, अब चलाओ सैटेलाइट को, चला के बताओ, लाओ 500 मरीज 600 मरीज डेली लाओ, देख लो आंकड़े, देखो ना आंकड़े, बोलते हैं ना। तो कभी ऐसी वक्त की ज़रूरत लगी और राजनीति में जाने का मौका मिला, जाना चाहेंगे? हाँ, कोई ऐसा आदमी दिखाना कि जिसके पर काटने हैं तो जरूर जाऊंगा। मतलब मौका मिला तो करेंगे ये काम भी। ये जनता चाहेगी तो करूंगा। अच्छा, वैसे आप जैसे लोगों को जाना भी चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ, हाँ। क्या बिना पोस्टर लगाए चुनाव जीता जा सकता है? क्या बिना दारू बांटे चुनाव जीता जा सकता है? क्या बिना नारे लगाए बिना मतलब नारेबाजी करे, रैलियां करे चुनाव जीता जा सकता है? और बिना पैसे के चुनाव जीता जा सकता है? ये एक सवाल है। आज के ये परिवेश सवाल में है। मुझे देखते हुए नहीं लगता। नहीं लगता कि जीते, क्योंकि हाँ, हर व्यक्ति के दो मुंह है। हाँ, आपके पास आएगा कुछ और बोलेगा, लेकिन पीठ इसलिए पीछे कुछ और इसलिए बोलेगा। मेरे को संशय है इस तरह से कि बिना पैसे के, बिना दारू बांटे, बिना बसें लगाए, बिना खर्चा किए, अभी बहुत खामियां हैं हमारे इसमें लोकतंत्र में। ये क्योंकि हमने भी ऐसे चुनाव कवर किए, हम स्पेशल चुनाव ही कवर करते हैं जहाँ पर लोग चाहते तो कुछ और थे और दिखाई कुछ और दे रहा था, लेकिन जीत कोई और गया। रिजल्ट कुछ और आ जाता रिजल्ट कुछ है। और आप आ देखो ना, पहले सांसद होते थे गिरधारी लाल भार्गव, जयपुर से सांसद थे। सही बात है। दाऊद दयाल जोशी कोटा से सांसद थे। सर, मेरे बचपन में बजाज स्कूटर था, उसके स्टैंड भी नहीं था, दीवार के सहारे खड़ा करते थे और चुनाव जीतते थे। ऐसे लोग थे पहले। भीरूलाल मीणा, सलूम्बर के सांसद, मैं उनसे मिलने जाता तो कहाँ ढूंढते ढूंढते खेत में पहुंच जाता था। उनके खेत में हल चलाए मिलते थे मेरे को। ऐसे सांसद थे पहले, बिना पैसे के चुनाव जीते थे। भीरूलाल मीणा, दाऊद दयाल जोशी, गिरधारी लाल भार्गव, ऐसे सांसद क्या अभी बन सकते हैं? यदि बन सकते हो तो मेरा मौका है, बाकी नहीं है। तो काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया है, इसको ख़त्म करते हैं। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं।